ओके। सो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिए थे। क्वेश्चन पेपर है 2017 का। पिछले कुछ टाइम से वीडियोस नहीं आई हैं जस्ट बिकॉज मेरे लैपटॉप पे थोड़ी सी खराबी थी। इसके बाद से हम रेगुलर वीडियोस को दोबारा शुरू करेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला कहता है आरबीआई के लिए एज अ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट ये डिसाइड करता है। सेकंड कहता है इट इज अ 12 मेंबर बॉडी विच इंक्लूड गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। थर्ड वन इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्यों पूछा गया है, तो क्योंकि उस टाइम पे ये नया नया बना था, इसलिए 2017 में आपसे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेकेंड थिंग जो यहाँ पे आती है वो ये आती है कि इन क्वेश्चंस में वी आर ट्राइंग टू डिसाइड कि यूपीएससी कहाँ पे आपसे गलती कराने की कोशिश करता है और कौन सी स्टेटमेंट होती है जो जनरल स्टेटमेंट है जिनके ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखो, सबसे पहली बात क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड होती है, आरबीआई से रिलेटेड होती है। तो ये आरबीआई के लिए एज अ बेंचमार्क डिसाइड करेगा, ऑब्वियस सी बात है डिसाइड करेगा। दैट मींस दीस टू, ये क्या है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 तो आएगी। सेकंड कहता है ये 12 मेंबर बॉडी है। अब देखो 12 मेंबर बॉडी है, ये फैक्ट है, इसको चेंज करना बहुत ईजी है ना। तो ये 6 मेंबर क्या है, ये आपकी 6 मेंबर बॉडी है। बट अगर आपको नहीं भी पता तब भी देखो आप इसको 6 मेंबर, 4 मेंबर, 10 मेंबर कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। सेकंड कह रहा है इट इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर, हर साल होती है। नहीं, हर साल तो नहीं होती है। कितनी होती है, 4 साल में एक बार होती है। लेकिन ये भी ऐसा हो सकता है कि आपको उस टाइम ये भी ना पता हो कि ये 4 साल में एक बार होती है, तब भी आपको ये तो पता है कम से कम कि हर साल जब होती है दैट इज अ फैक्ट। और ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, गलत। और अगला कहता है कि ये चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के आगे। अब एक बात बताओ, अगर मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है आरबीआई तो ऑब्वियस सी बात है इसका चेयरमैन भी कौन होना चाहिए, आरबीआई का गवर्नर होना चाहिए, अगर हम थोड़ा सोचे तो, ठीक है। और ये बोल रहा है फाइनेंस मिनिस्टर इसका गवर्नर है, तो भाई फाइनेंस मिनिस्टर कैसे गवर्नर हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, गलत हो गया। और यूपीएससी ने ऐसा सेम क्वेश्चन आपसे उससे पॉलिटी को लेके भी पूछा है, जहां पे उसने बोला है कि ऑल ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आर टेकन टू द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री के नाम पे किए जाते हैं। बट ऐसा तो नहीं है ना, आपके प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं। तो इस तरीके की जगह पे यूपीएससी के लिए बहुत इजी है इनको चेंज करना। तो स्टेटमेंट नंबर 3 में क्या हो गई आपकी, गलत। सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, सेकंड गलत है। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 1 ओनली। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और आप देखोगे 2023 में भी यूपीएससी ने मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसमें उसने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में क्वेश्चन पूछा है, देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुरी संकीर्तन। ठीक है जी। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन है क्यों, क्योंकि ये यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में आता है आपका मणिपुरी संकीर्तन। हर कोई हमेशा इन सबको नहीं पढ़ता, बट ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, टेंजिबल और इनटेंजिबल साइट, इनके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन हम मोस्टली नहीं पढ़ते तो कैसे होगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को किया तो कैसे किया था, मुझे नहीं पता था मणिपुरी क्या होता है संकीर्तन, बट ये पता था कीर्तन वर्ड कहीं ना कहीं आपने सुना होता है और कीर्तन में लोग जाते भी हैं, ठीक है। कीर्तन में क्या होता है, नाच गाना दोनों होते हैं। पहला कहता है सॉन्ग और डांस दोनों होते हैं, तो हाँ दोनों होते हैं, ठीक है जी। दूसरा कहता है सिंबल्स, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं करताल, ये ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर देखो आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे होगे तो आपको पता होगा सिंबल्स या करताल कैसे होते हैं, वो जो थाली के टाइप से होते हैं जिनको बजाते हैं हाथों में लेके, तो वो होते हैं। अब देखो अगर कीर्तन हो रहा है तो कीर्तन में तो कोई एक इंस्ट्रूमेंट नहीं होता ना, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगर आपको नहीं भी पता कौन से हैं तब भी बहुत सारे होते हैं। तो ये वाली क्या हो गया, ओनली इंस्ट्रूमेंट वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। अब बात आ जाती है ऑप्शन नंबर बी पे या फिर डी पे, ठीक है। उसके बाद है इट इज परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अब देखो कीर्तन कहीं ना कहीं कृष्णा के लिए भी होते हैं, ये सबको पता है। बट क्या था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को ट्राई किया था तो मुझे लगा, क्योंकि यूजुअली यूपीएससी इस तरीके की स्टेटमेंट जो होता है वो गलत करके देता है, ठीक है।
तो यहाँ पे कोई और हो सकता है, किसी और के लिए हो सकता है, लेकिन जो मणिपुरी संकीर्तन है वो किसके लिए होता है, लॉर्ड कृष्णा के लिए होता है। बट क्या है कि आप अगर मान लो आपकी ट्रिक से जो भी आप ने यूपीएससी की, मतलब मुझे लगता है कि ट्रिक्स नहीं कहना चाहिए इस चीज को, क्योंकि जो भी आप पीवाईक्यूज करके नॉलेज इकट्ठा करते हो, उस सारी नॉलेज को जो अपने इस्तेमाल करके चीजें निकाली हैं, उन सब से आप ऐसा तो हो सकता है कि बी और डी में कम से कम आप क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। फिर अगर आपको पहुंचना है आंसर पे, तो यहाँ से आपको ये समझ में आता है, प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर लो। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50%, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 25। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों में से आंसर एक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम अपनी इन्हीं सारे जो भी हमने पीछे सीखा है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे तीसरे ऑप्शन को गलत मान के चलेंगे, बट एक्चुअली इसका आंसर क्या है, 1 और 3। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो भी आप क्वेश्चन में ट्रिक्स अपना रहे हो पहले, वो सारी की सारी आपके ठीक ही हो जाए, कुछ गलत भी होंगे, पर कोई बात नहीं, अगर 10 में से आपके 8 क्वेश्चन भी ठीक होते हैं तब भी बहुत अच्छी बात है। 13th है, which among the following was or were associated with introduction of रैयतवाड़ी settlement in India during the British rule। रैयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में पूछ रखा है आपसे कि कौन कौन है। तो आपने तीनों तरीके की सेटलमेंट यहाँ पे पढ़ी होगी, परमानेंट सेटलमेंट है, महालवाड़ी सेटलमेंट है आपकी, और तीसरी है आपकी रैयतवाड़ी सेटलमेंट। ठीक है, तो सबको पता है जो आपके कॉर्नवालिस थे वो किससे है, वो परमानेंट सेटलमेंट से जुड़ते हैं। तो फर्स्ट गया, आंसर आ गया सेकंड और थर्ड। जरूरी नहीं आपको दोनों पता हो, ये रीड और मुनरो दोनों पता हो, आपको नहीं पता, लेकिन कॉर्नवालिस मुझे लगता है सबको पता होता है। ठीक है, और ये बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, इस क्वेश्चन को आना चाहिए। बट यहाँ से आपका अगला काम है कि आपको तीनों सेटलमेंट के बारे में पता होना चाहिए, तीनों के एरियाज की कहाँ पे थी, कहाँ पे आपके जमींदार इंपॉर्टेंट थे, कहाँ पे आपके महाल यानी गांव थे, कहाँ पे आपके रैयत यानी कि किसान आपके थे, उसके बाद कितने परसेंटेज ऑफ एरिया पे ये आता है और नहीं आता है, इन सब से रिलेटेड कौन और है जो इन सब से रिलेटेड है, जिन्होंने इनको शुरू किया है। तो ये सारी चीजें अब आपको पता होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है ना कि इसने रैयतवाड़ी पूछ दिया तो मे भी हो सकता है आपसे परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पूछ दे, महालवाड़ी सेटलमेंट के बारे में पूछ दे, तो आप कहो कि नहीं, क्योंकि देखो पीवाईक्यूज आपको हिंट दे रहा है ना, अगर मैंने एक सेटलमेंट पूछा, अभी मेरी 2 रहती है तो मैं पूछ लूंगा। ठीक है, यही एकमात्र फायदा है आपके पीवाईक्यूज को करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 14 क्या कहता है, इन कंटेक्स्ट ऑफ सोल्विंग पोल्यूशन प्रॉब्लम्स व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बायोरेमेडियल टेक्निक। एडवांटेज पूछिए आपको, ठीक है जी, तो इसका सबसे बेहतर तरीका क्या है, डिसएडवांटेज ढूंढ लो। पहला देखो क्या कहता है, इट इज अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पोल्यूशन एनहांसिंग बाय सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर्स इन नेचर। अब अगर ये बायो रेमेडियन की बात कर रहे हैं, रेमेडी दैट मीन्स एक आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा बायो दैट मीन्स नेचर से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है वो नेचर वाली प्रोसेस को अपनाएगा, दैट मीन्स ये तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 1 तो ठीक होगी, तो ऑप्शन नंबर बी तो अपना गलत हो जाता है। बी कहता है एनी, एक सेकेंड, हाँ, बी कहता है एनी कंटामिनेंट, ओके जी, कोई भी with heavy metals such as cadmium and lead can be readily and completely treated। सबसे पहली बात तो कोई भी कंटामिनेंट, और दूसरा वो कंप्लीटली ट्रीट हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी तरह से कोई भी चीज हो जाए, आप ऑपरेशन कराते हो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बिल्कुल पूरे नहीं होते हैं, है ना, तो कोई नहीं बोलता आप 100% ठीक ही हो जाओगे, सब प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन गया। अब यहाँ से भी समझ में आता है कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बात आ जाती है ऑप्शन नंबर 3 पे, क्या कहते हैं, genetic engineering can be used to create microorganisms specifically designed for bioremediation। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग तो ऑब्वियस सी बात है यूज होती है। ठीक है, ओके जी, यानी 1 और 3 इज योर आंसर। अब यहाँ से भी एक चीज देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग को लेके क्वेश्चन बन सकता है ना, क्योंकि आपको यूपीएससी हिंट दे रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 8, द टर्म डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी अगर न्यूज में है तो क्या है, अगर आपने न्यूज पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो फिर भी कैसे करते हैं। अगर सिंगल मार्केट की बात कर रहे हैं तो देखो आसियान कंट्रीज जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, बट ऐसे सिंगल मार्केट वो नहीं है। ब्रिक्स में हमारे यहाँ इंडिया में और बाकी उनमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। ठीक है, G20 इज नॉट अ सिंगल मार्केट। कहाँ है EU, आप देखोगे कि EU बहुत सारी कंट्रीज को मिला के एक है, तो जो एज ए सिंगल मार्केट है, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा चांसेस किसके होंगे, ऑप्शन नंबर सी के होंगे करेक्ट होने के। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 कहता है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 दैट मींस आपकी इंडिपेंडेंस से पहले का है। ठीक है जी, किसके बारे में बात करेगा,
तो ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर भी ये किसके बारे में बात करेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटिश अगर कोई भी एक्ट लेके आ रहे हैं तो वो हमारे लिए तो कम से कम नहीं लेके आएंगे, अपने लिए ही लेके आएंगे। देख लेते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, क्वेश्चन नंबर था, देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि कौन सा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुआ। तो यहाँ पे देखो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, यानी यहाँ से ये तो पता चलता है कि ये डीपीएसपी है, पता चलता है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं, द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। सेम ऑप्शन आपको दे रखा है, इसलिए अगर कोई आपको ये कहता है कि यूपीएससी क्वेश्चंस को रिपीट करता है तो मैं कहती हूँ कि यूपीएससी ऑप्शंस को रिपीट करता है और ना सिर्फ आने वाले अगले सालों में बल्कि उसी क्वेश्चन पेपर में भी रिपीट करता है। तो यानी यहाँ से आपको ये तो पता चल गया ये डीपीएसपी है, क्योंकि पीछे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपका काम है कि कौन सा डीपीएसपी है इसको फाइंड आउट करना, यानी ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर कहता है आर्बिट्रेरी पावर दी जाती है टू द मैनेजमेंट टू क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। देखो आर्बिट्रेरी पावर आप बिल्कुल किसी को भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये बात कर रहे हैं 1929-1930 की, जब आपने बिल्कुल आजादी के लिए आप उस टाइम पे अपना संघर्ष कर रहे हो। तो आर्बिट्रेरी पावर तो हर जगह गलत होती है। इसका मतलब क्या होगा, ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया। सी कहता है इंटरवेंशन बाय ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ अ ट्रेड डिस्प्यूट। अब एक बात बताओ, हर जगह जो ट्रेड डिस्प्यूट हो रहे हैं क्या वो पॉसिबल था ब्रिटिश को उसका कोर्ट का इंटरवेन करना? क्योंकि देखो ब्रिटिश कोर्ट इंडिया में तो था नहीं, आपको ब्रिटेन में जाना पड़ता और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उस टाइम पे। तो यानी ये भी नहीं होगी, तो होगा क्या, सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स बनाया गया और एक बैन लगाया गया स्ट्राइक पे। तो यही उनके फेवर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था ना, ये उनके फेवर में है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इस चीज को करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। बात आती है क्वेश्चन नंबर 19 की, कह रहा है एट वन ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया if you stand on the seashore and watch the sea, you will find that sea water recedes from the shoreline a few kilometers or come back to the shore twice a day, and you can actually walk on the sea floor when the water recedes. ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ट्रूली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था इसके बारे में, और ना ही मुझे कोई आइडिया लग रहा था इसके बारे में कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम पे ठीक है आपको पता है इसका आंसर चांदीपुर है, बट मैं कहती हूँ कि यहाँ पे इससे का आंसर क्या है, इससे ज्यादा जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो क्या है। सबसे पहले तो इन चारों के, ये जो तीनों नगर हैं, चारों नगर हैं, इनके बारे में और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेनी है कि क्या चीज है इनसे रिलेटेड। दूसरा, अगर ये कह रहे हैं ना कि आपको, अगर आप सी शोर देखोगे तो आप देखोगे वाटर वापिस आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये आपसे टाइड्स के बारे में बात कर रहा है, हाई टाइड, लो टाइड, और इसमें होता है एक एब टाइड। ये क्या होता है आपका कि जिसके बीच में जो हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं एब टाइड। तो ये आपको क्या सीख लेना है कि यहाँ से इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो मैं उस टॉपिक के बारे में भी अपनी जो है वो जानकारी हासिल करूँ। क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी एक्सप्लेन एन एक्सरसाइज ऑफ बेस्ट एक्सप्लेन, यानी हर कुछ थोड़ा बहुत होगा लेकिन सबसे बेस्ट क्या है? तो सबसे पहला है फेडरलिज्म। अब देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म क्या कहता है कि जो सेंटर और स्टेट की पावर है वो डिसाइड होगी, बट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है आपकी कहाँ पे आती है? ऑब्वियसली बात है आपकी विलेज लेवल पे आती है। ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, उससे पहले ऑप्शन नंबर डी देखो, कहता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है? जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर ही नहीं है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया। सही है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन आप किसी को पावर प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है, तो आप मतलब किसी को ऐसे ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पावर प्रोवाइड करा रहे हो, तो आपने तो क्या कहाँ पे लिखा है इस चीज के बारे में? इस चीज के बारे ऑब्वियसली बात, आपने अपनी पावर्स दी हैं, स्टेट ने अपनी पावर्स दी हैं, लेकिन ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोवाइड कर दिया गया है। अब आता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? आपने पावर किसी खास पर्टिकुलर हैंड्स में नहीं रखा, अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये तो है ही। और डेमोक्रेटिक कंट्री तो आप ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब क्या हो गया? ए और बी में ज्यादा बेहतर आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आपको एक भी सही लगता है इस तरह के क्वेश्चन में, फिर भी आपको चारों ऑप्शंस को जाके देखना चाहिए क्या ज्यादा सही है।
क्वेश्चन नंबर है 17 विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डीपीएसपी के बारे में पूछ रखा है कि डीपीएसपी किस पे लिमिटेशन लगाता है। अगर आपने पढ़ा है कि जो डीपीएसपी है वो किसी पे लिमिटेशन नहीं लगाता है, ये क्या करता है, ये आपको ये बोला ना डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा था और क्वेश्चन नंबर 17 दैट मीन्स यहाँ पे एक ही टॉपिक से उन्होंने मल्टीपल क्वेश्चन भी पूछे। तो डीपीएसपी क्या लिमिटेशन लगाता नहीं। अगर ये बोला है क्या है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी एक किस्म से वैसे प्रिंसिपल्स जो सरकार को एज अ डायरेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं कि आपको अपनी पॉलिसीज बनाते हुए किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। दैट मीन्स ये आपको एक किस्म से पावर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो लिमिटेशन तो लगाते ही नहीं लगाते तो क्या हो गया, ना इस पे ना उस पे, नीदर वन नीदर टू। इसलिए आप देखोगे कि पॉलिटीज में बोथ 1 and 2 और नीदर 1 and 2 1 और 2 के करेक्ट होने के ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा है। अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आप देखो कि फिर लिमिटेशन कौन लगाता है। दैट मीन्स लिमिटेशन लगाते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट किस पे लिमिटेशन लगाते हैं, लेजिस्लेटिव पे लगाते हैं, एग्जीक्यूटिव पे लगाते हैं, किस पे लगाते हैं, दोनों पे लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बन रहा है ना कि क्या पता आपको फंडामेंटल राइट के बारे में पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20 विद रेफरेंस टू प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के बारे में बात कर रहा है। अब इस तरीके के ना क्वेश्चंस हम नहीं पढ़ते, ऑब्वियस बात है आप सारे एक्ट नहीं पढ़ सकते कि आपकी कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व होने। कैसे, बेनामी का मतलब क्या है, जिसपे किसी का अधिकार नहीं है, पता ही नहीं है किसी को। तो पहला कहता है प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन इज नॉट ट्रीटेड, सबसे पहले वर्ड क्या है यहाँ पे ध्यान देने वाला, not treated as benami transaction if the owner of property is not aware of the transaction। अब एक बात बताओ, अगर जिसके नाम पे प्रॉपर्टी उसको पता ही नहीं है मेरी प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो क्या वो बेनामी नहीं होगी? ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे क्या लिखना, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था ट्रीटेड एज। अगर लिखा होता तो ये स्टेटमेंट ठीक होती, लेकिन यहाँ पे लिखा है नॉट ट्रीटेड एज। जब उसको पता ही नहीं, उसको अवेयर ही नहीं है उस चीज के बारे में, तो वो कैसे हो गई प्रॉपर्टी? तो इसका मतलब ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। अब यहां से समझ में आता है ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन बाय द गवर्नमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जिसपे किसी का अधिकार नहीं, उसपे किसका अधिकार है, गवर्नमेंट का। थर्ड कहता है द एक्ट प्रोवाइड फॉर 3 अथॉरिटीज फॉर इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट प्रोवाइड एनी अपीलेट मैकेनिज्म। एक बात बताओ, अगर हाई कोर्ट है उसके डिसीजंस के खिलाफ भी आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको इसके लिए कोई अपीलेट मैकेनिज्म नहीं प्रोवाइड किया गया? ठीक है, ये आपको कैसे पता कि इसमें 3 अथॉरिटीज ही हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए? ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट नंबर डी के गलत होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं और ऑप्शन नंबर बी के करेक्ट होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीका है आपके क्वेश्चंस को करने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।